तो कैसे हैं मेरे प्यारे साथियों। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो साथियों, आप सभी को एक फिर से स्वागत करता हूं आज के इस बेहतरीन क्लास के अंदर। इस क्लास के अंदर मैं आपके लिए CDP का मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। कितने क्वेश्चन है? 30 क्वेश्चन है, जो आपके आने वाले एग्जाम में आने की बिल्कुल पूरी संभावना है। और आपके पीछे जो एग्ज़ाम हुए हैं उन सब एग्ज़ाम में लगभग क्वेश्चन आए हुए हैं सब। तो ये मेरा क्लास नंबर 7 है। क्या है? क्लास नंबर 7 है। इससे पहले मैंने ऑलरेडी CDP का 6 क्लास, हिंदी पेडागोजी का, EVS का, EVS NCERT कई सारे क्लास करवा चुका हूँ। तो आप लोग अगर वॉचआउट नहीं किए, देखे नहीं हैं, तो जा करके उसको प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है कि यह अवधारणा कि बच्चों के आचरण को प्रबलीकरण और दंड द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। यानी क्या कहा जा रहा है कि एक अवधारणा है कि बच्चों को आचरण को प्रबलीकरण और दंड द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। इस विचार पर आधारित है कि प्राथमिक रूप से विकास किससे प्रभावित होता है। विकास किससे प्रभावित होता है? ए है कि केवल आनुवंशिकता से प्रभावित होता है। बी है आनुवंशिकता और वातावरण से प्रभावित होता है विकास। सी है केवल वातावरण से प्रभावित होता है। डी है कि विकास न तो आनुवंशिकता से प्रभावित होता है और ना ही वातावरण से। तो देखिए कह रहा है ये सब कोई मैटर नहीं करता, लेकिन मेन मैटर यहाँ से कि विकास, प्राथमिक रूप से विकास किस पे प्रभावित होता है। तो विकास आनुवंशिकता और वातावरण से प्रभावित होता है। तो इस प्रकार से एक का बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। साथियों देखिए, इस क्लास को आप एक टेस्ट के रूप में लीजिएगा, क्योंकि आपके पास समय कम है। आप काउंट करते चलिएगा कि आपने 30 में से कितने प्रश्नों को सही किया है। दूसरा प्रश्न है, एक बच्चा पेंसिल पकड़ने और लिखने से पहले गेंद फेंकने की क्षमता पा लेता है। क्या कर रहा है? पहले लिखने और पेंसिल पकड़ने से पहले गेंद फेंकने की क्षमता पा लेता है। यह स्थिति विकास के किस सिद्धांत की ओर इशारा करती है? तो पहला ऑप्शन है शीर्षगामी सिद्धांत, बी ऑप्शन है अधोगामी सिद्धांत, सी है विकास क्रम का एकरूपता का सिद्धांत, डी है एकीकरण का सिद्धांत। तो कोई बच्चा पहले क्या होता है, जिसे पेंसिल पकड़ने और लिखने से पहले क्या कर रहा है? गेंद फेंक रहा है। अर्थात इसे हम आसान भाषा में समझें तो गेंद फेंकना अर्थात बड़ी बड़ी मांसपेशियों पर अपना नियंत्रण पा लिया है। अपने मोटी मांसपेशियों, बड़ी बड़ी मांसपेशियों का यूज करना सीख गया है। उसके बाद छोटी मांसपेशियाँ, जैसे पेंसिल पकड़ना सूक्ष्म गति कौशल है, ठीक है, इसमें छोटी मांसपेशियों का उपयोग होता है। तो इसे हम कहते हैं अधोगामी सिद्धांत। क्या कहते हैं? अधोगामी सिद्धांत। यानी केंद्र से बाहर की ओर। क्या होता है? केंद्र से बाहर की ओर। जबकि शीर्षगामी सिद्धांत होता है तो सर से पैर की ओर। पहले बच्चा सर हिलाता है, उसके बाद धीरे धीरे हाथ पैर हिलाना शुरू कर देता है, ठीक है। विकास की दो दिशा होती है, एक होता है अधोगामी केंद्र से बाहर की ओर, और एक होता है सिर से पैर की ओर। तो आई होप आप समझ गए कि दूसरा कैसे होगा? अधोगामी सिद्धांत। बढ़ते हैं तीसरा प्रश्न की ओर, जो कि लगता है PDF पूरा गड़बड़ा गया क्या? हाँ, PDF पूरी तरह से गड़बड़ा चुका है। इसे अभी हम सही करके लाते हैं। 1 मिनट का समय दीजिए हमें। सॉरी माय डियर स्टूडेंट या फ्रेंड्स। साथियों देखिए, यहाँ पे आपसे माफ़ी चाहूँगा कि ये हम PDF अब सही नहीं हो सकता है, क्योंकि सेव हो चुका है और इसे एडिट करना भी संभव नहीं है। चलिए कोई नहीं, इस क्लास तक मैनेज कीजिए, बाकी अगले क्लास में इसका ध्यान रखा जाएगा। थोड़ी सी गलती के कारण से ऐसा हो जाता है, ठीक है। तीसरा प्रश्न कि गत्यात्मक और संज्ञानात्मक विकास डैश के दौरान होता है। तो गत्यात्मक और संज्ञानात्मक विकास कब से कब तक होता है? तो ए है बाल्यावस्था तक, बी है किशोरावस्था तक, सी है वयस्कावस्था तक, डी है संपूर्ण जीवन काल। तो देखिए क्या पूछ रहा है, ऑप्शन देख लिए, प्रश्न देखिए। गत्यात्मक और संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास दिमाग से जुड़ा हो रहा था। किससे? दिमाग से। तो जो आपका मानसिक क्षमता हो गया, दिमाग जो हो गया, यादाश्त हो गया, तर्क, ये सब
कब तक विकसित होता है, इसमें कब तक बढ़ोतरी होता है। तो आप भी जानते हैं कि आपका दिमाग हमेशा काम करता है या बढ़ते रहता है संपूर्ण जीवन काल तक। इस प्रकार से डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 4 नंबर प्रश्न की ओर। 4 नंबर प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइमरी सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, यानी बच्चे के समाजीकरण के लिए कौन सी एक संस्था जो है से जिम्मेदार है, ठीक है। और किस रूप में, प्राथमिक संस्था के रूप में कौन सी संस्था प्राथमिक समाजीकरण के लिए जिम्मेदार है, प्राथमिक रूप से जिम्मेदार है। ए है विद्यालय, बी है धर्म, सी है परिवार, डी है समुदाय। तो पूछ रहा है क्या कि प्राथमिक समाजीकरण के लिए कौन सा संस्था जिम्मेदार है। तो जब प्राथमिक का बात करेगा तो परिवार और उनसे जुड़े हुए लोग, ये हमारे से प्राथमिक समाजीकरण में आएगा, प्राइमरी सोशलाइजेशन में आएगा। उसके अलावा बाकी द्वितीयक आएगा, गौण आएगा। तो हमें क्या पूछा, प्राइमरी। तो प्राइमरी के लिए हमारा परिवार जिम्मेवार था। कौन होता है, परिवार। तो इस प्रकार से 4 का सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सी हो जाएगा। बढ़ते हैं 5 नंबर प्रश्न की ओर। करेक्ट, भाषा एवं चिंतन के संदर्भ में जीन पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। किसके अनुसार, जीन पियाजे के अनुसार भाषा और चिंतन के संदर्भ में। तो ए ऑप्शन है कि चिंतन भाषा का निर्धारण करता है। चिंतन क्या है, भाषा का निर्धारण करता है। बी है भाषा चिंतन का निर्धारण करती है। सी है भाषा और चिंतन दोनों स्वतंत्र प्रक्रिया है। डी है कि भाषा चिंतन दोनों आंतरिक प्रवृत्तियां हैं। तो जीन पियाजे कहते हैं कि चिंतन जो है भाषा का निर्धारण करता है। क्या करता है, चिंतन भाषा का निर्धारण करता है। तो इस प्रकार से 5 का ए ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 6 नंबर प्रश्न की ओर। पहले प्रश्न को समझ लीजिए, उसके बाद आंसर की ओर जाएंगे। प्रश्न के बाद आंसर की ओर। कह रहे 2 गिलासों में समान मात्रा में जल है, परंतु अनु सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े गिलास से अधिक जल है। यानी यहाँ समझिए, चलिए ठीक है। जैसे 2 गिलास है, एक ये गिलास है, एक गिलास ये है, दोनों में जल है। तो अनु क्या सोचती है कि ये जो लंबा वाला गिलास जो है, ये वाला ए है, ये बी है, इस गिलास में ज़्यादा जल है और इसमें कम जल है। इसमें क्या है, कम है, बी में कम जल है। तो किसके अनुसार, जीन के अनुसार अनु का सोच क्या बताती है। यानी ये जो अनु का सोच है सभी गुणों को छोड़ करके एक ही चीज़ पर केंद्रित है, इसका लंबाई पर। किस पर, इसका लंबाई पर केंद्रित, की लंबा है। ये वो नहीं देख रही है कि इसका चौड़ाई कितना ज़्यादा है और लंबाई भी ठीक ठाक है, ठीक है। तो किसका, केंद्रीयता का उदाहरण, किसका उदाहरण है, केंद्रीयता का। तो 6 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 7 नंबर प्रश्न की ओर। 7 नंबर प्रश्न है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार प्रतिवर्तीयता किसी क्रिया को उल्टे क्रम में कर पाना किस चरण की बुनियादी उपलब्धि है। यानी किसी क्रिया का उल्टा, ठीक है। जैसे 6 + 2 उसको पता है कि 8 होगा, तो उसको ये भी पता है कि 8 में से कितना घटाएंगे कि हमारा 6 आ जाएगा, या कितना घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। ये कौन सा गुण है। ऑप्शन ए है संवेदी गामक अवस्था 2 से 7 साल वाला। उसका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था उल्टा। संवेदी गामक चरण 0 से 2, ठीक है। 2 से 7, 7 से 11, उसके बाद 11 से प्लस, यानी 6 + 2 = 8। तो 8 में से कितना घटाएंगे कि अपलटावे गुण जिसको कहते हैं, कितना घटाएंगे क्या आ जाएगा, 6। तो इसे अपलटावे गुण, तो ये अपलटावे गुण कब आता है, तो मूर्त संक्रियात्मक में आता है। इस 7 साल के बाद आता है मूर्त संक्रियात्मक चरण में। तो इस प्रकार 7 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 8 नंबर प्रश्न की ओर। 8 नंबर प्रश्न, एक गणित अध्यापिका उच्चतर कौशल पूर्ण छात्रों को अपने सहपाठियों की सहायता और मार्गदर्शन करवाती है। वे किस सैद्धांतिक कार्य का गठन उपयोग करने का प्रयास कर रही है। वह किस सैद्धांतिक कार्य गठन का उपयोग कर रही है। यह है लेव वाइगोस्की का सामाजिक संरचनावाद,
बी है BF स्किनर का क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत। डी है जीरोम ब्रूनर का सिद्धांत। सी है जीरोम ब्रूनर का रचनावाद है। डी है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है। तो देखिए क्या कर रही हो, अपने सहपाठियों को सहायता और मार्गदर्शन यानी एक दूसरे से मदद करवा रही है। तो यानी इसे कहेंगे हम लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक संरचनावाद, क्योंकि वो मानते हैं कि बच्चा एक दूसरे से हेल्प करके सीखता है। तो क्या हो जाएगा, ये 8 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न की ओर। 9 नंबर प्रश्न को भी बढ़िया समझ लीजिएगा, फिर चलेंगे ऑप्शन की ओर। लेव वाइगोत्स्की द्वारा दिए गए बच्चों के विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है। लेव वाइगोत्स्की द्वारा दिए गए बच्चों को विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है, यानी सिद्धांत किस पर देते हैं। ऑप्शन ए है परिपक्वता और संस्कृति पर। बी है भाषा और भौतिक जगत पर। सी है भाषा और संस्कृति पर। डी है भाषा परिपक्वता पर। तो वाइगोत्स्की अपने सिद्धांत में किसको महत्व देते हैं, भाषा और संस्कृति का। किसको महत्व देते हैं, भाषा और संस्कृति का। तो इस प्रकार से यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 10 नंबर प्रश्न की ओर। जेंडर एक डैश अवधारणा है। जो जेंडर क्या है, ऑप्शन ए का मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। बी है जैविक है। सी है सामाजिक। डी है शारीरिक। तो जेंडर क्या है, जेंडर आपका सामाजिक अवधारणा है, समाज के द्वारा बनाया गया है कि लड़का एक काम नहीं कर सकती है, लड़का एक काम नहीं कर सकता है, लड़की एक काम नहीं कर सकता है। लड़की साइकिल नहीं चलाएगी तो लड़का चूल्हा चौकी नहीं कर सकता है, लड़की गाड़ी नहीं चलाएगी तो लड़का जैसे फलाना काम नहीं कर सकता है। यानी ये सब क्या है, समाज के द्वारा बनाया गया। तो जेंडर क्या है, एक सामाजिक अवधारणा है। तो इस प्रकार से 10 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 11 प्रश्न की ओर। 11 प्रश्न, नीता सभी प्रकार के जानवरों, पौधों, धातुओं और खनिजों की पहचान और वर्गीकरण कर सकते हैं। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कौन सी बुद्धि का प्रदर्शन कर रही है। वो क्या कर सकती है, जानवर, पौधे, ये सब प्राकृतिक चीज़ें हैं। ये सब क्या है, प्राकृतिक चीज़ें हैं। तो इसे हम कहेंगे प्रकृतिवादी बुद्धि। क्या कहेंगे, प्रकृतिवादी बुद्धि। इस प्रकार से 11 का भी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न, कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संभालने हेतु एक प्राथमिक शिक्षिका को निम्न से क्या करना चाहिए। क्या करा है कि कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता को संभालना है तो एक प्राइमरी शिक्षिका के रूप में आपको क्या करना चाहिए। ये ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता को संभालना है। व्यक्तिगत विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को संभालना है। कक्षा में सबके लिए कड़े नियम बनाने चाहिए। देखिए हमें व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान रखना है, संभालना है। तो अगर कड़े नियम लगा देंगे तो सभी को संतुष्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए हमें लचीला करना पड़ेगा, ठीक है। और बच्चों को दंडित भी नहीं करना है। बी है प्राथमिक स्तर पर पेपर पेंसिल मानक परीक्षण का उपयोग करना चाहिए। पेपर पेंसिल सभी को संतुष्ट नहीं कर पाएगा। सभी के लिए सामान्य पाठ्यक्रम, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेज है, व्यक्तिगत विभिन्नता है, तो क्या सभी के लिए एक समान पाठ्यक्रम निर्धारण करेंगे, अधिगम गति निर्धारित करेंगे। सामान्य पाठ्यक्रम और सभी के लिए समान अधिगम गति निर्धारित करेंगे तो क्या उसका इंडिविजुअल डिफरेंसेज को हम केयर कर पाएंगे, ध्यान रख पाएंगे, ये भी नहीं कर पाएंगे। तो विद्यार्थियों को अधिगम के विविध अवसर प्रदान करने चाहिए। हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेज, व्यक्तिगत विभिन्नता को अगर संभालना है तो उनके विद्यार्थियों क्या करेंगे, अधिगम के लिए अलग अलग अवसर प्रदान करेंगे। इस प्रकार से 12 का डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 13 नंबर प्रश्न, करके 8 वर्षीय रोहित को लगता है कि चोरी करना गलत है क्योंकि चोरी करने के व्यवहार की वजह से दूसरे लोग उसे निष्कासित कर देंगे। लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार वह किस चरण को प्रदर्शित करता है। तो कितने साल का रोहित है, 8 साल का है। ऑप्शन ए है कि गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, यानी अच्छा लड़का अच्छी लड़की ओरिएंटेशन उन्मुखीकरण। बी है दंड और आज्ञाकारिता उन्मुखीकरण। सी है सामाजिक व्यवस्था उन्मुखीकरण। डी है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। तो ये कौन सा अवस्था है, तो गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन है। इसलिए डायरेक्ट चोरी करना गलत मानता है क्योंकि उसको गलत व्यवहार से लोग उसे निष्कासित कर देंगे, उसे अच्छा नहीं मानेंगे, इसलिए चोरी नहीं करता है। तो क्या होगा, 13 का ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की ओर। बच्चों द्वारा पूरे वर्ष के दौरान किए गए विभिन्न कार्यों को संग्रहण जिसका लक्ष्य उनके प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखना है क्या कहलाता है। यानी उन्हें क्या कर रहा है कि विभिन्न कार्यों से जिनका लक्ष्य उनके प्रदर्शन का रिकॉर्ड, यानी पूरे साल के लिए, तो उनका अगर पूरे साल का रिकॉर्ड रखना है तो उस फाइल को क्या कहेंगे। ऑप्शन ए है रूब्रिक्स, सा छूटा हुआ है रूब्रिक्स। फाइल से आंकड़ों का प्रपत्र और डी है पोर्टफोलियो। तो अगर उनके पूरे साल का रिकॉर्ड रखना चाहते हैं तो उसे पोर्टफोलियो कहेंगे। क्या कहेंगे? पोर्टफोलियो कहेंगे। तो इस प्रकार से 14 का डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए फिर से 15वें प्रश्न को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। एक प्रगतिशील स्कूल में दी गई शिक्षा बच्चों को बनाती है। बच्चों को क्या बनाती है प्रगतिशील शिक्षा में दिया। ऑप्शन ए सक्रिय अन्वेषक, सक्रिय अनुयायी, सी करा सक्रिय अनुयायी, निष्क्रिय अनुयायी, डी है निष्क्रिय अन्वेषक। तो देखिए प्रोग्रेसिव क्लासरूम में बच्चा को हमेशा सक्रिय अन्वेषक यानी खोजकर्ता बनाता है, ना कि अनुयायी और निष्क्रिय नहीं बनाता, कभी हमेशा सक्रिय खोजकर्ता बनाता है। तो इस प्रकार से ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 15 का। चलिए बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की ओर। 16 नंबर प्रश्न है कि प्रवाह, विस्तारीकरण और लचीलापन निम्न में से किसके लक्षण है। विस्तारीकरण, लचीलापन किसका लक्षण? ए है आत्म केंद्रीकरण का, बी है बाह्य प्रेरणा का, सी है सृजनात्मकता का, डी है कार्यात्मक अटलता का। तो जिसमें लचीलापन आ जाएगा, विस्तारीकरण आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी आ जाएगा पढ़ने में, वो कैसा बच्चा रहेगा? वो सृजनात्मक बच्चा रहेगा। क्या रहेगा? सृजनात्मक। तो किसका लक्षण है? सृजनात्मकता का लक्षण है। तो इस प्रकार से 16 का सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की ओर। कह रहा है कि शारीरिक चुनौती अनुभव करने वाले विद्यार्थियों के समावेशन हेतु क्या जरूरी है। जो क्या कर रहा है अनुभव? शारीरिक चुनौतियों का अनुभव कर रहा है। तो ऑप्शन ए है मानकीकृत पाठ्यक्रम, जो किसी समस्या से जूझ रहा है तो उसके लिए फिक्स पाठ्यक्रम नहीं लगाएंगे, पहले बोले हम। आधारभूत अधिगम्यता, सी अधिकारियों के स्थिर दृष्टिकोण, विशेष स्कूलों में स्थापन। तो समावेशी शिक्षा में हम कहीं भी समावेशी शिक्षा बात करते हैं, समावेशन की बात कर रहे हैं, तो क्या उस बच्चा को हम अलग स्कूल में भेज देंगे तभी समावेशन हो पाएगा? तो ये नहीं। अधिकारियों का स्थिर दृष्टिकोण पर नहीं देंगे, बल्कि हम आधारभूत अधिगम्यता उसके अनुसार क्या करेंगे? व्यवस्था करेंगे हम, ठीक है। तो 17 का बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की ओर। पठन वैकल्य को निम्न में से किस वर्ग में सम्मिलित किया जाता है। पठन वैकल्य को इनमें से किन वर्गों में सम्मिलित किया जाता है। ए है अधिगम विकारों का बहुक्रम, बी है हल्की मानसिक मंदता, सी है मनोसामाजिक विकारों का बहुक्रम, डी है बाल्यावस्था की सामान्य गामक अक्षमताएं। तो पठन वैकल्य को हम मानते हैं अधिगम विकारों का बहुक्रम। ये क्या है? अधिगम विकार है। क्या है? अधिगम संबंधित विकार है। तो इस प्रकार से 18 का ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की ओर। निम्न से कौन सा समावेशी अध्यापन का सिद्धांत नहीं है। निम्न से कौन सा समावेशी अध्यापन का सिद्धांत नहीं है। पहला है समता, बी है पृथकीकरण और नामीकरण, पृथकीकरण और नामीकरण, सी है विभिन्नताओं के अनुसार तंत्र अनुकूलन, यानी विभिन्नता के अनुसार क्या करेंगे? अनुकूलन करेंगे। बच्चा को जब आवश्यकता होगा उसके अनुसार अनुकूलन करेंगे। तो बात तो सही लग रहा है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अपनाना ये भी सही है। क्या पूछ रहा है फिर से कुछ समझिए। समावेशी अध्यापन का सिद्धांत, यानी समावेशी अध्यापन का सिद्धांत तो क्या है? समता है, सभी को समान मानेंगे हम हमारे नज़र में। लेकिन समावेशी में कहीं पृथकीकरण नहीं करते हैं, पृथकीकरण नहीं करते हैं, अलग थलग नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा 19 का। चलिए 20 थोड़ा सा बड़ा है लेकिन हो जाएगा मैनेज। कह है कथन ए कुम्हार समुदाय से संबंधित बच्चे संख्या संरक्षण से पहले द्रव्यमान संरक्षण सीख लेते हैं। द्रव्यमान संरक्षण सीख लेते हैं। क्या कह रहा है कि कुम्हार समुदाय जो मिट्टी का मटका बनाते हैं, घड़ा बनाते हैं, सब वो क्या करते हैं? संख्या से पहले द्रव्यमान संरक्षण सीख लेते हैं वजन के लिए। तो ये बात सही है कि उनको कितना वजन कैसे अंदाजा मिल जाता है।
अधिगम और विकास एक सामाजिक संस्कृति परिप्रेक्ष्य में होता है। तो ये भी सही बात है कि अधिगम क्या है, एक सामाजिक संस्कृति परिप्रेक्ष्य में होता है, विकास भी एक सामाजिक संस्कृति परिप्रेक्ष्य में होता है। किसने बोला था विकास एक सामाजिक संस्कृति परिप्रेक्ष्य में होता है? लेव वाइगोत्स्की ने। ये दोनों सही है। इस प्रकार से ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, यहाँ पे छूट रहा है, ए आर की सही व्याख्या करता है, यहाँ पे सॉरी आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की ओर। कह रहा है कि जब एक छात्र व्यवहार को अवलोकन द्वारा सीखते हैं तो इस प्रक्रिया के प्रथम चरण को क्या होता है? इस प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या होता है? किसके द्वारा सीख रहा है? व्यवहार के अवलोकन द्वारा सीख रहा है। तो ए ऑप्शन है प्रतिमान की क्रियाओं का याद रखना, बी है प्रतिमान पर ध्यान केंद्रित करना, सी है अपने द्वारा अनुकरण किए गए व्यवहार का आकलन, डी है प्रतिमान के व्यवहार का दोहराना और अभ्यास करना। तो बच्चा किसी का व्यवहार को देखकर अवलोकन करके सीख रहा है तो उसके प्राथमिक चरण क्या होता है? प्रतिमान पर ध्यान केंद्रित करता है। उससे पहले ध्यान से देखता है, तभी क्या वो सीखता है अवलोकन करके। तो इस प्रकार से यहाँ से 21 का भी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं 22वें प्रश्न की ओर। कह रहा है कि अधिगमकर्ताओं द्वारा की गई त्रुटियों को ये समझना यह अध्यापिका के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हें अधिगमकर्ताओं को जो त्रुटि करते हैं, गलती करते हैं, उस शिक्षिका को क्यों समझना जरूरी है, महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि वह कमज़ोर और तीव्र छात्रों को पहचान कर सकती है। तो हमारा मकसद ये नहीं कि हम कमज़ोर हो या तेज है, उसके अनुसार उसके लिए हम क्या करें, त्रुटि को समझें कि गलती क्या। तो दूसरा है वह अधिगमकर्ताओं की चिंतन प्रक्रिया को समझ सकती है। यानी त्रुटि से हम क्या कर सकते हैं, उसका अधिगम का चिंतन प्रक्रिया समझ सकते हैं कि कैसे समझता है, कैसे चिंतन करता है। सी वह अधिगमकर्ताओं के लापरवाही के बारे में भावकों को सिद्ध कर सकती है। यानी उसको त्रुटियों को हम इसलिए जाँच करेंगे ताकि उसका गलती को हम लापरवाही को कहें कि तुम लापरवाह हो और तुम्हारे घर वाले को बोलेंगे हम। वह अधिगमकर्ताओं को पृथक और श्रेणीबद्ध कर सकती है। तुम त्रुटियों को इसलिए समझते हैं कि ताकि उनको अलग थलग कर सके। त्रुटियां क्या है कि वह अधिगमकर्ताओं के चिंतन प्रक्रिया को समझ सकते हैं उससे। तो इस प्रकार से 22 का भी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 23वें प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम होना चाहिए। एनईपी 2020 के अनुसार अधिगम कैसा होना चाहिए? ए है विषय वस्तु अभिमुखी, बी है पाठ्य पुस्तक केंद्रित, सी है प्रयोगात्मक, डी है व्यवहारात्मक। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एनईपी कैसा होना चाहिए? प्रयोगात्मक होना चाहिए। तो इस प्रकार से 23 का सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 24वें प्रश्न की ओर। कह रहा परीक्षा के शुरू होने से पहले तन्वी गहरी लंबे सांस भरती है। दुश्चिंता से निपटने के लिए वह डैश तकनीकी का इस्तेमाल कर सकती है। क्या करे, परीक्षा शुरू पर क्या करती, सांस भरती है ताकि दुश्चिंता से निपट जाए। तो वह कौन सा तरीका का इस्तेमाल कर रही है? ऑप्शन ए है समस्या समाधान, बी है भाव नियमन, सी है परिहारता, डी है खंडन। तो क्या कर रही है, वो डर से बचने के लिए भाव का नियमन कर रहा है, अपने आप को नीडर बना रही है, अपने भाव को निकल रही है कि नहीं 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 डरेंगे, पास हो जाएंगे। आप भी नहीं डरेगा तो आप भी पास हो जाएगा। इसका सही आंसर कहा जाएगा बी हो जाएगा, भाव नियमन। चलिए बढ़ते हैं 25वें प्रश्न की ओर। थोड़ा सा पीडीएफ में गड़बड़ी हो गया, इसके कारण से इतना भुगतना पड़ रहा है। 25 कोविड-19 महामारी में तालाबंदी के दौरान बिना किसी को बढ़ावा दिए ही रोहिणी अपनी बड़ी बहन के पास मौजूद कहानियों पुस्तकों को पढ़ना पसंद करती है। यानी बिना किसी को बढ़ावा दिए, ठीक है, अपनी बड़ी बहन से क्या चाहती है, मौजूद कहानी पुस्तक को पढ़ना पसंद करती है, खुद से पढ़ती है। तो इसे क्या कहेंगे हम? इसे कहेंगे आंतरिक प्रेरित अधिगमकर्ता, यानी स्वप्रेरित अधिगमकर्ता। तो 25 का यहाँ पे भी ऑप्शन मेरे को यहाँ पे सही हो जाएगा। 26 नंबर ऑप्शन है कि बच्चों द्वारा ग्रहित वैकल्पिक संकल्पनाएं भ्रांतियाँ क्या दर्शाती है। ये जो बच्चे हैं क्या करते हैं, वैकल्पिक संकल्पनाएं को दर्शाते हैं, ठीक है। जैसे पेड़ चल रहा है तो ऐसा होता है, तो ये क्या है, अधिगम अक्षमता है? नहीं। बी है किसी संप्रदाय के बारे में सहज विचार, सी है निर्धार दावे, डी स्थायी संकल्पनात्मक ठहराव।
तो किसी संप्रदाय के बारे में अगर मन में बैठा लिया तो क्या है, उनका एक सहज विचार है। किसी संप्रदाय के बारे में ऐसा वो सोच लिया है, इसलिए उसको मन में ऐसा बैठा हुआ है। तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 27 नंबर प्रश्न की ओर। चलिए आ गया इतना में। चलिए पहले आ गया 27 का, तो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। बोलिए क्या सही है, सही है। निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक योजनाओं एक प्राथमिक स्तरीय कक्षा के लिए प्रभावकारी है? तो प्राथमिक कक्षा के लिए क्या प्रभावकारी है? संकल्पना मानचित्रों का इस्तेमाल, बिल्कुल सही है। अमूर्त से मूर्त संकल्पनाओं की ओर बढ़ना, तो ये गलत है। हमें प्राथमिक स्तर में क्या करना, पहले मूर्त से अमूर्त बढ़ना है, ठीक है, ना कि अमूर्त से मूर्त, उल्टा है। विविध सामग्रियों का प्रावधान होना चाहिए, बिल्कुल सही है। कहानियों और अभियानों का इस्तेमाल होना चाहिए, भी सही है। यानी 1, 3, 4 सही है, बाकी बी गलत है, दूसरा गलत है। 1, 3, 4, 4 नहीं है, दूसरा गलत है, इसमें भी दूसरा गलत है, इसमें भी दूसरा, इसमें, यानी बच गया हमारे पास बी ऑप्शन, ठीक है, 1, 3, 4। चलिए बढ़ते हैं 28 नंबर प्रश्न की ओर। करेक्ट, एक प्राथमिक शिक्षिका अपने छात्रों को सभी जानकारियों को कम से कम 5 बार अपनी कॉपी में लिखने के लिए कहती है। करेक्ट, 5 बार लिखो इसको कम से कम, ताकि याद हो जाए। तो शिक्षण की विधि क्या है? ऑप्शन ए है अत्यधिक प्रभावकारी है, क्योंकि पूर्वाभ्यास और पुनरावृत्ति विषय वस्तु के अर्थपूर्ण अधिगम में सहायता करता है। तो आप भी जानते हैं कि रट्टाफिकेशन को बंद करना है, तो इससे कोई भी अर्थपूर्ण अधिगम नहीं हो पाएगा। प्रभावकारी है, देखिए प्रभावकारी तो है ही नहीं, ठीक है, प्रभावकारी नहीं है, क्योंकि केवल पूर्वाभ्यास करना अर्थपूर्ण अधिगम के लिए उपयुक्त तकनीक नहीं है। तो ये सही है कि उसको लगातार करके लिखो 5 बार, तो ये सही नहीं है, क्योंकि जो पूर्वाभ्यास है वो अर्थपूर्ण अधिगम के लिए उपयुक्त तकनीक नहीं है। चलिए बढ़ते हैं 29 नंबर प्रश्न की ओर। आज का सेकंड लास्ट है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फिर वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली है? समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली है। ए है कलन विधि, बी है अन्वेषण विधि यानी खोज करना, सी है बिना बोध के प्रश्न त्रुटि दोहराओ, यानी ये भी हो गया वही, हर बार दोहराते रहिए। तो समस्या समाधान की योजना बनाने के लिए सबसे बढ़िया क्या है, कलन विधि और अन्वेषण विधि। इसका भी बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 29 का बी। आज का लास्ट प्रश्न, बढ़ते हैं 30 प्रश्न की ओर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाकलाप बच्चों को सीखने में उनके पूर्व ज्ञान का उपयोग नहीं करता है? पूर्व ज्ञान का उपयोग नहीं करता है, तो क्या रटने में कोई पूर्व ज्ञान की जरूरत है? कुछ नहीं, बस रट रहे हैं। काऊ मैंने गाय, काऊ मैंने गाय, डॉग मैंने कुत्ता, डॉग मैंने कुत्ता, डॉग मैंने कुत्ता, डॉग मैंने कुत्ता, कैट मैंने बिल्ली, कैट मैंने बिल्ली। बच्चा कभी कैट नहीं बोल के बोलता है कैट मैंने चूहा, कैट मैंने चूहा। तो क्या हो जाएगा, रटने में हम कोई पूर्व ज्ञान का उपयोग नहीं करते हैं। तो इसलिए 30 का ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए साथियों, आज का लास्ट प्रश्न यहाँ पे था। बाकी आप बताएंगे कि 30 में से कितना प्रश्न सही हुआ है। मुझे पता है कि थोड़ा सा दिक्कत हुआ है पीडीएफ की वजह से, हमें खुद सही नहीं लगा उतना। देखिए यहाँ दिक्कत इसलिए होगा कि इसको जो हम फॉन्ट जो था ना, इसको हम बड़ा किए, ध्यान नहीं दिए, बड़ा किए, ये जैसे ही 2 लाइन नीचे गया, सारा कुछ 2 लाइन नीचे गया। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।